हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वार्म वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। आज हम लोग फिर से पहले के तरह ही एबीएम एडवांस बैंक मैनेजमेंट में से मॉड्यूल सी चैप्टर 17 पार्ट 6 ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट देखने वाले हैं। आज जो है पार्ट 6 है, इसका मतलब है कि इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 5 वीडियो जो बने हुए हैं ऑलरेडी चैनल पे डले हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो उसे आप जाकर के देख लीजिए। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है? आईरेक नॉर्म्स एंड प्रोविजन नॉर्म्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए हो जाता है। इससे पहले हमने ये सारे टॉपिक्स को अच्छे ढंग से देख लिया है। नहीं देखे हैं आप तो डेफिनेटली आप इस चीज को देखिए, क्योंकि ये जो आपका एक ओवरव्यू है, इस चैप्टर का नाम ही है ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट। मीन्स आपको एक ओवरव्यू पता चलेगा कि किस प्रकार से जो सिस्टम काम करता है, किस प्रकार से क्रेडिट से रिलेटेड चीजें होती है। ठीक है, उसका एक ओवरव्यू यहाँ पे जरूर पता चलेगा। बाकी के चैप्टर में डिटेल में कोई चीज को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए आज जो टॉपिक है आईरेक नॉर्म्स एंड प्रोविजन नॉर्म्स, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और नहीं भी एग्जाम्स दे रहे हैं फिर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्योंकि ये कोई भी यदि है आपके रिलेटिव्स है या खुद ही आपने लोन ले रखा है, तो क्या क्राइटेरिया होता है, किस प्रकार का काम करता है सिस्टम। यदि एक लोन खराब हो जाता है, लोन देने के बाद खराब हो जाता है, या उससे पहले क्या चीजें करनी होती है, ये सारी चीजों के बारे में हम लोग बात आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आईरेक एंड प्रोविजन नॉर्म्स ये क्या होता है, सबसे पहले इसको आप समझिए। आईरेक का मीन्स हो गया इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन। इसका मतलब हो गया कि आप यदि लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई बैंक यदि लोन प्रोवाइड कर रहा है, तो कब वो इनकम को जनरेट करेगा, इनकम रिकॉग्नाइज कब करेगा, और कौन सा स्टेज होगा जहां पे उसके अलग अलग जो असेट्स है, असेट्स बैंक का असेट्स क्या होता है, जो लोन प्रोवाइड करता है वही उसका असेट्स होता है। ठीक है, तो इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया जाएगा? क्लासिफिकेशन का मतलब हो गया कि जब लोन देता है तो वो उस स्टेज में वो जो लोन है, वो असेट है, वो किस कैटेगरी में होता है। और जब लोन जो दिया गया है इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, ईएमआई नहीं आ रहा है उस लोन का, तो फिर किस प्रकार का कैटेगराइजेशन किया जाता है। और इनकम रिकॉग्निशन में जैसे मैंने बताया कि बैंक का जो मेन प्रॉफिट होता है वो क्या है कि लोन के इंटरेस्ट से होता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कब तक आप बुक करेंगे, कब तक मानेंगे कि आपका इंटरेस्ट जो है वो इनकम का पार्ट बन रहा है? जब तक लोन सही है। लोन यदि सही नहीं है, मींस यदि ईएमआई नहीं आ रहा है प्रॉपरली, तो इसका मतलब है कि जब एनपीए हो जाता है अकाउंट, 90 डेज के बाद जब एनपीए हो जाता है, आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कब लोन खराब हो जाता है, कितने दिनों में, किस प्रकार के लोन कब खराब होते हैं। तो जब लोन एक बार खराब हो जाता है, एनपीए हो जाता है, तो इंटरेस्ट अकाउंट में जो लग रहा है उसे कंसीडर हम नहीं करेंगे, इंटरेस्ट को इनकम के रूप में हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजों को आगे हम देखने वाले हैं। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई इज टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर एंड दस इंश्योरिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। अब देखिए, जो लोन दिया जाता है बैंक के द्वारा, वो क्या बैंक का पैसा होता है? उसमें मैक्सिमम जो होता है वो डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। किसका होता है? डिपॉजिटर्स का पैसा होता है। डिपॉजिटर्स का जब पैसा है, इसका मतलब है गवर्नमेंट को या आरबीआई को ये इस पे इंटरेस्ट लेना होता है कि कहीं ना जो डिपॉजिटर्स का पैसा है वो डूब ना जाए। ठीक है, तो इसके लिए आरबीआई के द्वारा ये आईरेक नॉर्म को बनाया जाता है। इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन का नॉर्म्स जो है, इसके तहत हम कंप्लीट पढ़ते हैं कि किस प्रकार से क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है। जब एनपीए कोई हो जाता है लोन, तो उसमें किस प्रकार से डील किया जाता है इसके लिए। तो आप देखिए, जब डिपॉजिटर्स का पैसा है, डिपॉजिटर का पैसा कितना होता है, जैसे बैंक का जो इंटरेस्ट होता है उसमें यदि हम बेसल की बात करें, तो बेसल से नॉर्म्स के आधार पे 9% जो होता है बैंक का इन्वॉल्वमेंट होता है असेट का, ये आपका कैपिटल का। ठीक है, 9% कैसे कि बैंक को भी ये सुनिश्चित करना होता है कि जिस प्रकार के लोन वो दे रहे हैं उसमें रिस्क फैक्टर कितना है। तो जितना रिस्क फैक्टर होता है उसका 9% बैंक को भी कैपिटल का रिजर्व रखना पड़ता है अपने पास। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं बैंक का तो 9% है, लेकिन मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो डिपॉजिटर्स का जो होता है, जो डिपॉजिट्स किए हैं बैंक में, उसका पार्ट होता है जो लोन के रूप में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अ क्रूशियल फैक्टर अफेक्टिंग द हेल्थ ऑफ अ बैंक, कौन सा फैक्टर जो हेल्थ ऑफ द बैंक को इफेक्ट करता है, इज द क्वालिटी ऑफ इट्स असेट, कि जो असेट है, जो लोन दिया जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी यदि खराब है, मींस यदि लोन आपका डूब रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, तो इसका मतलब बैंक का जो हेल्थ है वो खराब हो सकता है, क्योंकि मेन जो असेट्स होता है वो क्या होता है, आप जो लोन दे रहे हैं वो है आपका। ठीक है, एज दीज असेट्स आर फॉर्म्ड मेनली विद डिपॉजिटर्स मनी, मुख्य रूप से डिपॉजिटर्स का मनी होता है। बैंक्स कैपिटल इन फॉर्मेशंस ऑफ दीज असेट्स कैन बी एज लो एज 9%, विच इज मैंडेटरी बाय सीएआर, जो सीएआर के रूप में कैपिटल एडिक्वेसी रूप के रूप में रखना पड़ता है, तो बैंक का इन्वॉल्वमेंट 9% तक का होता है कैपिटल का। ठीक है, even a small deteriorations in the quality of these assets can affect the interest of the depositors very badly। यदि खराब होता है कुछ लोन्स, तो उसमें क्या है कि डिपॉजिटर्स को प्रॉब्लम हो सकता है, डिपॉजिटर्स को बैडली इफेक्ट कर सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसीलिए नॉर्म्स बनाए जाते हैं इससे रिलेटेड। अब प्रोविजंस आउट ऑफ बैंक्स प्रॉफिट हैज टू बी मेड टू प्रोवाइड फॉर पॉसिबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। अब देखिए प्रोविजंस क्या होता है, तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहां समझिए प्रोविजंस क्या होता है कि जब लोन कितना परसेंट चांसेस है खराब होने का, उसके अनुसार से अलग अलग जो स्टेज होते हैं, अलग अलग स्टेज होता है, असेट्स का जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, या तो स्टैंडर्ड लोन्स में भी, स्टैंडर्ड लोन मींस क्या, जब आप लोन्स को दिए हैं तो उस समय भी कुछ परसेंटेज को जो प्रॉफिट है, बैंक का जो प्रॉफिट है उससे कुछ परसेंटेज रखा जाता है कि यदि लोन डिफॉल्ट होता है, यदि बोरोवर डिफॉल्ट होता है, लोन खराब होता है, उस केस में एटलीस्ट जो डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट है उसको सिक्योर किया जा सके। ठीक है, कुछ पार्ट तो अलग से रखना पड़ता है प्रोविजंस के रूप में। कहां से, तो बैंक के प्रॉफिट से। तो देखिए बैंक का प्रॉफिट जो होता है उससे उस पार्ट को रखना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सही से इसको फॉलो अप करना। ठीक है फ्रेंड्स, there are norms prescribed for not recognizing some of the prescribed there are norms prescribed for not recognizing some of the perceived income so that the profit of the bank is not inflated unduly। क्या है कि कुछ जब स्टेज ऐसे आते हैं, लोन खराब हो जाते हैं, तो उस केस में इनकम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, और यदि इनकम को आप रिकॉग्नाइज करते हैं तो आपका जो प्रॉफिट है वो क्या है, इन्फ्लेट हो सकता है, वो आपका सही नहीं होगा। तो जब आपका लोन खराब होता है तो उस केस में आप क्या करते हैं कि इनकम का जो है सो रिकॉग्निशन आप नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपका लोन ही खराब हो गया है, जब आप जो प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं वो यदि आपका डाउटफुल है कि आएगा कि नहीं आएगा वापस, तो आप इंटरेस्ट की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है इंटरेस्ट पार्ट को। दैट इज इन एन अकाउंट वेयर द principal itself is doubtful of recovery, there is no point of considering the interest receivable as part of the accrued income। यदि आपका प्रिंसिपल ही डाउट है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो आप इंटरेस्ट की बात तो नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए स्पेशल मेंशन अकाउंट क्या होता है। स्पेशल मेंशन अकाउंट, तो जब भी लोन आप जो दिए हुए हैं वो लोन खराब होने का क्या चांसेज है, कौन सा स्टेज पे हो सकता है, इसके लिए एक स्पेशल मेंशन अकाउंट के रूप में कैटेगराइज किया जाता है कि जब आपका इंटरेस्ट का पार्ट जो है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का जो पार्ट होता है, जो ईएमआई सेट किया जाता है बैंक के द्वारा, ईएमआई जो सेट किया जाता है बैंक के द्वारा, जो टर्म लोन में बात करें, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट का पोर्शन यदि होता है सीसी कैश क्रेडिट की बात करें, तो वो आप ओवर ड्यू होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, ओवर ड्यू होता है, मींस आपका प्रत्येक मंथ में जो ईएमआई आना था वो ईएमआई नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है इसका मतलब है क्या कि जैसे ही आपका मंथ कंप्लीट हुआ ईएमआई आना चाहिए था, तो आपका जीरो से लेकर के उसको कैटेगराइज करेंगे कि 31 डेज तक नहीं आया, फिर उसको देखेंगे हम कि 30 डेज तक नहीं आया, फिर देखेंगे 31 डेज से वो आपका 60 डेज तक नहीं आया, फिर 60 डेज से देखेंगे कि 90 डेज तक भी वो आपका नहीं आया है 61 डेज से। तो इसका मतलब है कि आप प्रत्येक मंथ आप देख रहे हैं, फर्स्ट मंथ भी नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया और थर्ड मंथ भी नहीं आया।
फाइनली 90 डेज के बाद वो अकाउंट क्या होता है, एनपीए हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका 0 से 30 डेज का है, यहां भी ओवरड्यू है, इसका मतलब यहां भी लग रहा है, चांसेज है कि वो अकाउंट खराब होगा। जब 31 डेज से 61 डेज तक, 60 डेज तक आप देखते हैं, तो वहां भी लगता है कि नहीं, अब तो और भी चांस है कि अकाउंट खराब हो जाएगा, कि नहीं आएगा। लेकिन जब 61 डेज से 90 डेज तक भी नहीं आता है, तो फाइनली अकाउंट वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स क्या होता है, यही चीज कि आपका जैसे ही ओवरड्यू होता है, ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पार्ट जैसे ही ओवरड्यू होता है, वो अकाउंट को क्या कैटेगराइज किया जाता है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। मींस एनपीए होने से पहले का जो स्टेज होता है, वो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के रूप में कैटेगराइज किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, समझिए, एसएमए इज द अर्ली वार्निंग सिस्टम। अर्ली वार्निंग सिस्टम मतलब क्या हो गया कि एनपीए होने से पहले, आप एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जो आपका लोन खराब हो जाता है ना। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम सोच के रूप में काम करता है कि पहले से सचेत कर देता है कि आप इस पे स्पेशल अटेंशन दीजिए, है ना। इसलिए इसमें स्पेशल मेंशन अकाउंट्स बोला गया है कि स्पेशल अटेंशन दीजिए ये सब अकाउंट्स में, क्योंकि ये लग रहा है कि आगे जाके प्रॉब्लम कर सकता है बैंक को। तो क्या है, एसएमए इज अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर बैंक्स रिस्क एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोटेंशियल एनपीए, है ना। कि एनपीए जब होने वाला है, उससे पहले का जो स्टेज है, वो दिखाता है कि आप ये चीज पे ध्यान दीजिए, ये ऐसा होने वाला है। रिव्यू एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉब्लम्स लोन्स एंड इन एंड इनिशिएशंस ऑफ टाइम बॉन्ड करेक्टिव एक्शन इंक्लूडिंग रिहैबिलिटेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग। कि अब यदि ऐसा शो कर रहा है कि आपका ओवरड्यू अकाउंट हो रहा है, तो ओवरड्यू अकाउंट हो रहा है, तो आपको स्पेशल अटेंशन देना है, या तो उसको करेक्टिव एक्शन जो लेना है, जैसे उसको रिहैबिलिटेशन कर सकते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। जिस प्रकार का करेक्टिव मेजर्स है, आप उसे लेकर के उसे क्या करें, सुधारने की कोशिश करें, नहीं तो फाइनली वो एनपीए हो जाएगा। आरबीआई इंट्रोड्यूस्ड एन असेट कैटेगरी। असेट कैटेगरी मींस जो लोन्स दिया गया है, उसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। उसमें से क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट। अभी जैसा मैंने बताया कि स्पेशल मेंशन अकाउंट के रूप में एक डिवाइड किया गया है। क्या होता है, बिटवीन स्टैंडर्ड एंड सब स्टैंडर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट्स। ये जो आपका स्पेशल मेंशन अकाउंट है, ये स्टैंडर्ड अकाउंट और सब स्टैंडर्ड अकाउंट। सब स्टैंडर्ड अकाउंट मींस क्या हो गया, जब लोन खराब हो जाता है आपका, तो उसे सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहते हैं। जब तक लोन सही चल रहा है, तब तक स्टैंडर्ड अकाउंट है आपका। तो ये दोनों के बीच में स्पेशल मेंशन अकाउंट को रखा गया है ना। स्पेशल मेंशन अकाउंट को रखा गया है, जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ये यही स्टेज है। तो आप क्या कहेंगे इसे कि स्टैंडर्ड अकाउंट है? जी डेफिनेटली ये स्टैंडर्ड अकाउंट ही होता है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एसएमए किस प्रकार के कैटेगरी में रखा गया है, स्टैंडर्ड अकाउंट उसे कहेंगे या सब स्टैंडर्ड अकाउंट कहेंगे, तो आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड अकाउंट। लेकिन ये स्टैंडर्ड अकाउंट है, लेकिन सब स्टैंडर्ड अकाउंट के बीच में ये लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये सब स्टैंडर्ड होने की कैटेगरी में ये जा रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है फिर आगे, फॉर द अकाउंट्स विच शो टेंडेंसी फॉर पॉसिबल डिफॉल्ट्स और डेलिंक्वेंसी और साइन ऑफ इंसिपिएंट स्ट्रेस। शुरू में ही ये बताता है, शुरू में ही आपको इस चीज के लिए स्पेशल अटेंशन देना होता है कि ये अकाउंट खराब होगा, इसलिए आपका जो भी डेलिंक्वेंसी है उसे ठीक करने की जरूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, इट मे बी मेंशन्ड दैट for the time being SMA would not require provisions as they are not classified as NPA। क्या कह रहा है कि जब आपका SMA अकाउंट है, तो SMA अकाउंट के लिए कोई प्रोविजंस नहीं रखना पड़ता है। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोविजनिंग हम कब करते हैं, किसी अकाउंट्स में प्रोविजंस हम कब करते हैं, जब एक तो स्टैंडर्ड कैटेगरी जब है, जब भी लोन दिए उसी केस में किया जाता है, जो भी प्रोविजंस हम पढ़ने वाले हैं आगे, उस केस में कुछ पार्ट को रखा जाता है प्रोविजंस के रूप में, और जब एनपीए फाइनली हो जाता है तब प्रोविजंस करना पड़ता है। लेकिन एसएमए के केस में, स्पेशल मेंशन अकाउंट के केस में प्रोविजनिंग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एनपीए अभी नहीं हुआ है। ठीक है, स्टैंडर्ड ही है अकाउंट अभी।
अब देखिए ये एसएमए को भी तीन प्रकार में बांटा गया है। देयर आर थ्री कैटेगरी इन स्पेशल मेंशन अकाउंट फॉर टर्म लोन्स आर एज एंडर। टर्म लोन की बात करें तो एसएमए को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2। एसएमए 0 कहने का मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पेमेंट और एनी अदर अमाउंट होली होली और पार्शियली ओवरड्यू बिटवीन 1 to 30 डेज। 1 से 30 दिन तक यदि आपका इंटरेस्ट या प्रिंसिपल्स का पार्ट नहीं आया है तो आप समझिए कि वो एसएमए 0 कैटेगरी में है, मींस अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन यदि आपका 31 से 60 डेज तक ओवरड्यू रहता है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपका, ठीक है, तो उस केस में भी आप समझिए वो क्या है, एसएमए 1 कैटेगरी में है, मतलब इससे थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है। और यदि आपका 61 डेज से 90 डेज तक ओवरड्यू रहता है तो कौन सा कैटेगरी है, एसएमए 2 कैटेगरी है। और एसएमए 2 कैटेगरी के बाद फिर कौन सा कैटेगरी होगा आप बताइए, तो ये कैटेगरी जो होगा वो एनपीए का हो जाएगा, मींस सब स्टैंडर्ड हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड चल रहा था लोन अब वो स्टैंडर्ड नहीं रहा, अब सब स्टैंडर्ड रहा, अब वो एनपीए के कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए देखिए, लेकिन यदि आपका सीसी है, रिवॉल्विंग क्रेडिट जिसे वर्किंग कैपिटल्स कहेंगे, एक तो टर्म लोन के बारे में देखें, यदि वर्किंग कैपिटल केस में है तो वहां एसएमए 1 और एसएमए 2 के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। एसएमए 1 का वही है टाइम पीरियड कि 31 डेज से 60 डेज तक यदि ओवरड्यू रहा, क्या ओवरड्यू रहा, तो हम बात कर रहे हैं सीसी का ना, कैश क्रेडिट का, वर्किंग कैपिटल का, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट। जो सैंक्शन लिमिट है ना, जितना अमाउंट का सैंक्शन किया गया है लोन उससे ज्यादा यदि ओवर ड्यू रहा है, ओवर ड्रॉविंग पावर्स, उसका जो ड्रॉविंग पावर दिया गया है, मान लीजिए कि 10 लाख का लोन है लेकिन 9 लाख का उसका ड्रॉविंग पावर्स है, तो ड्रॉइंग पावर से ज्यादा यदि आपका लिमिट आउटस्टैंड कर रहा है, या तो फिर क्या कि जो सैंक्शन लिमिट है उससे ज्यादा आउटस्टैंड कर रहा है बैलेंस, विच एवर इज लोअर फॉर अ पीरियड 31 डेज टू 60 डेज, टाइम पीरियड स्पेशल मेंशन अकाउंट 1 कैटेगरी में से वही रहेगा, तो वैसे केस में उसको क्या कहेंगे, एसएमए 1। लेकिन यदि सेम चीज 61 से 90 डेज तक होता है तो उस केस में उसे हम बोलेंगे क्या, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए आरबीआई का गाइडलाइंस क्या कहता है इसके बारे में हम समझते हैं। आरबीआई गाइडलाइंस ऑन एनपीए पर्टेनिंग टू लोन्स एंड एडवांसेस इंक्लूडिंग आईरेक एंड प्रोविजन नॉर्म्स। अब फाइनली हम आईरेक नॉर्म्स और प्रोविजन नॉर्म्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या कहता है। ठीक है, द प्राइमरी गाइडिंग factor for recognizing an NPA will be the potential norms prudential norms of income recognition and asset classifications, जिसे आईरेक कहते हैं, implemented by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स लाया गया। प्रूडेंशियल नॉर्म्स मीन क्या है, एक सेट ऑफ नियम जो है, सेट ऑफ लॉ जो है वो आरबीआई के द्वारा लाया गया आईरेक नॉर्म्स के लिए, आईरेक नॉर्म्स के फॉर्म में वो लाया गया और बताया गया कि किस किस प्रकार का आपको काम करना है और क्या करना है। ठीक है, देखिए the classifications of asset has to be done on the basis of objective criteria which would ensure a uniform and consistent applications of the norms, and the provisioning should be made on the basis of classifications of asset based on the period for which the assets has remained non-performing and the availability of security and realizable value thereof। क्या कह रहा है कि जब आपका जो असेट का क्लासिफिकेशन किया गया है, तो असेट का एक तो सबसे पहली बात है कि यूनिफॉर्म वे में करना है, और यूनिफॉर्म वे में करने का मतलब हो गया कि असेट का क्लासिफिकेशन आप करेंगे। असेट का क्लासिफिकेशन समय के अनुसार से होगा कि कितने दिनों तक, कितने दिन तक वो एनपीए रहा है, उसके बाद फिर दूसरे मतलब आपका जो है एसेट का क्लासिफिकेशन का नाम चेंज हो जाएगा कि इतने दिन तक रहता है तो आपका ये कहेगा, इतने दिन तक रहता है ये कहलाएगा। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग ना, जैसे सब स्टैंडर्ड हो गया, फिर डाउटफुल हो गया, फिर डाउटफुल 1 2 3, फिर लॉस होता है। तो ये समय के अनुसार से जितने दिन रहता है एनपीए में, उसके अनुसार से प्रोविजनिंग भी अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, प्रोविजनिंग जो होता है वो अलग अलग करना पड़ता है उसके अनुसार। दूसरी चीज क्या है,
कि सिक्योरिटी कितना है उस अकाउंट में, जो लोन दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी कितना लिया गया है, उसका क्या वैल्यू है, उसके आधार भी प्रोविजनिंग अलग किया जाता है, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब इनकम रिकॉग्निशन का पार्ट तो हमने देख ही लिया था कि तभी हम इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे जब एक्चुअल में हमारा वो क्या होगा, जब एक्चुअल में वो इंटरेस्ट आ रहा होगा। कहने का मतलब है कि जब इंटरेस्ट हमारा आ ही नहीं रहा है, ईएमआई आ ही नहीं रहा है, तो जब अकाउंट एनपीए हो गया है तो इनकम का रिकॉग्निशन नहीं किया जाएगा, मींस इनकम बुक नहीं किया जाएगा। जब एक्चुअली में वो आएगा तभी फिर कंसीडर किया जाएगा कि हाँ हमारा इनकम बुक हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब अगला है असेट क्लासिफिकेशन। तो आईरैक नॉर्म में जो अभी हमने पढ़ा, आईरैक इनकम रिकॉग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन, तो इनकम रिकॉग्निशन का पार्ट तो हमने देख लिया कि कब हम इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे, है ना, इनकम बुक करेंगे। अब असेट क्लासिफिकेशन का देखते हैं पार्ट क्या कहता है। तो असेट को क्लासिफिकेशन करने के लिए एडवांसेस आर क्लासिफाइड इनटू टू प्रिंसिपल कैटेगरीज एट रेगुलर इंटरवल एज फॉलो। मेनली दो रूप में क्लासिफाई किया जाता है, फिर आगे क्लासिफिकेशन उसका होता है। जैसे एक आपका जब सही चल रहा होता है तो परफॉर्मिंग असेट्स है, सही नहीं चल रहा होता है तो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, और जब अकाउंट सही चल रहा है तो परफॉर्मिंग असेट्स है वो। ठीक है, परफॉर्मिंग असेट्स को आप स्टैंडर्ड असेट्स भी कहते हैं कि स्टैंडर्ड है, सब चीज ठीक है, एकदम स्टैंडर्ड है। ठीक है, लेकिन यदि यही आपका नॉन परफॉर्मिंग असेट्स हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, आपका सब स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नहीं रह गया। अब क्या है, वो सब स्टैंडर्ड रह गया, स्टैंडर्ड का क्वालिटी अब उसमें नहीं रह गया। ठीक है, तो ये आप नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परफॉर्मिंग असेट्स मतलब सही चल रहा है, जिसे आप स्टैंडर्ड असेट कहेंगे। नॉन परफॉर्मिंग असेट्स मतलब अकाउंट सही नहीं चल रहा है, अकाउंट्स खराब हो गए हैं आपके, जिसे आप सब स्टैंडर्ड अब बोलना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मेनली दो भाग में इसे बांटा जाता है। लेकिन सब स्टैंडर्ड जो है वो भी आपका अलग प्रकार के होते हैं। सब स्टैंडर्ड में भी कैटेगरी होता है आपका, सब स्टैंडर्ड हो गया, फिर डाउटफुल हो गया, फिर लॉस हो गया, ये भी आगे हम देखने वाले हैं। अब देखिए, यदि सब स्टैंडर्ड है तब तो ठीक है, लेकिन सॉरी, जब स्टैंडर्ड है अकाउंट तब तो ठीक है ना, परफॉर्म कर रहा है अकाउंट, ठीक है, परफॉर्म है, परफॉर्मिंग है। लेकिन यदि नन परफॉर्म करता है, मतलब परफॉर्म जब नहीं कर रहा है अकाउंट, कब हम कहेंगे कि अकाउंट नन परफॉर्मिंग हो गया है, मींस एनपीए हो गया है, अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, कब कहेंगे, तो इंटरेस्ट एंड और इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रिंसिपल रिमेन ओवरड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ टर्म लोन। टर्म लोन के केस में आपको पता है कि ईएमआई को सेट किया जाता है, प्रत्येक मंथ उसे देना पड़ता है। तो यदि इंस्टॉलमेंट ईएमआई आपका 90 डेज तक ओवरड्यू रह गया है तो उसके बाद वो क्या हो जाएगा, नन परफॉर्मिंग हो जाएगा, मींस अब अकाउंट परफॉर्म नहीं कर रहा है जो आपने लोन्स दिए हुए हैं। ठीक है, उसे ट्रीट क्या करेंगे, नन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ये तो हो गया टर्म लोन का केस, टर्म लोन का केस। दूसरा क्या है कि द बिल रिमेन्स overdue for a period more than 90 days in the case of bills purchased and discounted। ऐसा भी होता है कि बैंक के पास बिल्स आते हैं, बिल्स का आता है, बरोबर ने क्या बिल्स लेकर के आया है, बैंक उसको पैसा दे देता है इमीडिएटली, और बिल बाद में रियलाइज होता है, फिर बैंक को पैसा मिलता है, ये पता है आपको। यदि 90 डेज तक वो बिल रियलाइज ही नहीं हुआ, पैसा बैंक को नहीं मिला, तो उसके बाद फिर उसे एनपीए ट्रीट किया जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के रूप में उसे ट्रीट किया जाता है। ठीक है, अगला the installment of principal or interest thereon remain overdue for 2 crop seasons for short duration crops in respect of agriculture loans and advances। यदि एग्रीकल्चर क्षेत्र में आपने लोन्स दिया हुआ है तो वहां क्रॉप सीजन के आधार पे होता है, क्योंकि प्रत्येक महीना तो इनकम होगा नहीं, आप क्रॉप्स के लिए दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर क्षेत्र में दिए हुए हैं, उसके लिए जो देखा जाता है कि शॉर्ट क्रॉप्स है या लॉन्ग क्रॉप्स है। यदि आपका शॉर्ट क्रॉप्स है मतलब 2 क्रॉप सीजन्स है, शॉर्ट क्रॉप्स मींस आपका एक साल में 2 क्रॉप सीजन्स को माना जाता है, तो यदि 2 क्रॉप सीजन्स है और उस केस में आपका जो इंस्टॉलमेंट है, प्रिंसिपल्स है और इंटरेस्ट है, वो ओवरड्यू रह जाता है 2 क्रॉप सीजन तक, तो आप कहेंगे कि अकाउंट हमारा एनपीए हो गया। ठीक है,
अगला है, लेकिन लॉन्ग क्रॉप सीजन्स में क्या होगा, अब ये वाला पार्ट देखिए, लॉन्ग क्रॉप सीजन में एक ही क्रॉप सीजन के बाद यदि वो आपका पैसा नहीं आता है ना, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पार्ट है, तो उसको माना जाएगा कि एनपीए हो गया है। अब बात करते हैं, अभी टर्म लोन का हमने देखा था यहां पे, अब बात करते हैं कि द अकाउंट remains out of order for more than 90 days in respect of an overdraft or CC कैश क्रेडिट, है ना, ओडी और सीसी के रूप में 90 डेज तक यदि आउट ऑफ ऑर्डर रहता है। अब यहां एक टर्म आया आउट ऑफ ऑर्डर, तो आउट ऑफ ऑर्डर यदि 90 डेज तक रहता है तो माना जाएगा कि वो क्या है, आपका एनपीए हो गया। लेकिन आउट ऑफ ऑर्डर 90 डेज तक रहेगा, आउट ऑफ ऑर्डर तो समझ आना चाहिए कि ये क्या होता है, तो समझिए आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है। देखिए, एन अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज आउट ऑफ ऑर्डर इफ द आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन्स कंटिन्यूअसली इन एक्सेस ऑफ द सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर्स फॉर 90 डेज। किसी अकाउंट्स में जो ड्रॉइंग पावर निर्धारित की गई है, जो सैंक्शन किया गया है लिमिट, उससे ज्यादा 90 डेज तक यदि आउटस्टैंड कर रहा है बैलेंस, एक्सेस बैलेंस आउटस्टैंड कर रहा है, तो उसे आउट ऑफ ऑर्डर कहेंगे। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, इन केस ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन द प्रिंसिपल ऑपरेटिंग अकाउंट्स इज लेस देन सैंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर। लेकिन ऐसा होता है कि उससे ज्यादा ड्रॉइंग पावर या सैंक्शन लिमिट से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन क्या होता है कि बट देयर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूअसली फॉर 90 डेज एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट और क्रेडिट्स आर नॉट enough to cover the interest debited during the same period, these accounts should be treated as out of order। लेकिन क्या है, आप देखिए यहां से समझिए, 10 लाख का आपने किसी को दिया हुआ है, क्या लिमिट दिया हुआ है, किसी का सीसी किया हुआ है 10 लाख का, और उसका ड्रॉइंग पावर जो है वो 9 लाख का है। जो ड्रॉइंग पावर है, ड्रॉइंग पावर कैसे निर्धारित किया जाता है, स्टॉक्स वगैरह के आधार पर निर्धारित किया जाता है कितना उसे ड्रॉइंग पावर देना है। मीन्स 10 लाख का तो आपका लिमिट दिया हुआ है उस अकाउंट्स में, वो निकाल सकता है, 10 लाख का है कि इतना तक निकाल सकता है, लेकिन ड्रॉइंग पावर क्या बताता है कि 10 लाख तो लिमिट है, लेकिन वो जो निकाल सकता है वो 9 लाख तक यूज कर सकता है अमाउंट को। ठीक है, तो 9 लाख तक यूज कर सकता है। तो यदि ड्रॉइंग पावर यहां 9 लाख है और आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस है वो 9.5 लाख है, और ये 9.5 लाख मीन्स आपका 50,000 जो है वो 90 डेज से ज्यादा हो गया है, और आपका 9 लाख से ज्यादा आउटस्टैंड कर रहा है। होना कितना चाहिए, 9 लाख के अंदर ही होना चाहिए उसका जो निकाला है पैसा वो, लेकिन 9.5 आपका मान लीजिए कि चल रहा है, 90 डेज से ज्यादा हो गया, ये आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा और ये एनपीए ट्रीट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा कि ये आपका जो है 10 लाख का लिमिट है, 9 लाख का ड्रॉइंग पावर है, और उस अकाउंट में 8 लाख आउटस्टैंड कर रहा है। इसका मतलब है कि लिमिट के अंदर भी है, ड्रॉइंग पावर्स के अंदर भी है, लेकिन ये जो 8 लाख है, इसके बावजूद भी ये 90 डेज के बाद एनपीए हो जाएगा। कब होगा कि जितना भी इन्होंने डेबिट किया है, जितनी बार, वो टोटल डेबिट जो है उस 90 डेज के अंदर फिर से क्रेडिट हो जाना चाहिए, है ना। जितना भी डेबिट पोर्शंस है ना, वो आपका 90 डेज के अंदर क्रेडिट हो जाना चाहिए। यदि नहीं होता है तो लिमिट के अंदर होने के बावजूद भी वो क्या होगा, लोन खराब माना जाएगा। देखिए कैटेगरीज ऑफ एनपीए, अब एनपीए का भी कैटेगरी जो है वो हम देखने वाले हैं। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो आपका एडवांस है उसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है। क्या है, एक आपका है स्टैंडर्ड एसेट्स, है ना, जो असेट्स है वो स्टैंडर्ड एसेट, और दूसरा होता है आपका सब स्टैंडर्ड एसेट्स, है ना। सब स्टैंडर्ड एसेट्स मींस क्या हो गया कि इसे आप परफॉर्मिंग एसेट्स कहेंगे, परफॉर्म कर रहा है, और ये जब परफॉर्म नहीं करने लगता है तो इसे आप एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। ये 2 नाम से जानते हैं, ये अभी तक पढ़ा आपने। तो अब इस पार्ट को भी हम आगे फर्दर डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं कि इसे हम सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स के रूप में भी डिवाइड करते हैं। 3 भाग में इसे डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि सब स्टैंडर्ड कब कहलाएगा, जब आपका लोन जो खराब हुआ है, सब स्टैंडर्ड एसेट वुड बी वन which has remains NPA for a period less than or equal to 12 month। जब 12 महीने तक मींस 1 साल तक का जो पीरियड होगा लोन खराब रहने का, वो आपका कहलाएगा
सब स्टैंडर्ड एसेट्स, ठीक है। लेकिन फर्दर 1 साल से ज्यादा भी वो खराब ही रहता है, एनपीए ही रहता है, तो वैसे केस में आपका डाउटफुल कहलाने लगता है वो। लेकिन डाउटफुल का भी 3 कैटेगरी है, डाउटफुल 1, डाउटफुल 2 और डाउटफुल 3। इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट 1 साल तक जो रहेगा वो आपका सब स्टैंडर्ड कहलाएगा। 1 साल से दूसरे साल के बीच का जो आपका एनपीए है वो आपका कहलाएगा डाउटफुल 1, है ना, डाउटफुल 1 कहलाएगा। और यदि 2 साल से 3 साल के बीच में रहता है तो वो कहलाएगा डाउटफुल 2। और 3 इयर्स के बाद भी यदि वो एनपीए ही रहता है, खराब ही रहता है लोन, तो वो कहलाएगा आपका डाउटफुल 3। और 3 साल से आगे जो भी पीरियड है उसके लिए वो डाउटफुल 3 कहलाएगा। लेकिन यदि ऐसा है तो फिर लॉस कब कहलाएगा? तो लॉस डिपेंड करता है आपका सिक्योरिटी पे, कि कितना सिक्योरिटी उस लोन्स में है। सिक्योरिटी मींस जो लोन दिए गए हैं उसके अगेंस्ट में कितनी सिक्योरिटी ली गई है, या तो कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में आप कहिए या गारंटीज के रूप में कहिए। गारंटी मतलब यहां थर्ड पार्टी गारंटी नहीं होता, गारंटी का मतलब किसी एजेंसी के द्वारा उस अकाउंट्स के लिए गारंटी ली होती है ना, उसके लिए, तो वो आपका गारंटी कवरेज कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज और ध्यान दीजिए, यहां पे अकाउंट चल रहा है सही से, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि व्हेन द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेट्स बाय बैंक और एक्सेप्टेड बाय आरबीआई एट द टाइम ऑफ लास्ट इंस्पेक्शन, जब किया गया इंस्पेक्शन, उसका करवाया गया, वैल्यूएशन करवाया गया, तो देखा गया कि 50% से कम हो गया, एज द केस में बी सच एनपीए में बी स्ट्रेट वे क्लासिफाइड एज डाउटफुल असेट्स। इंपॉर्टेंट है, जब आपका सिक्योरिटी जो लिया गया है किसमें, अकाउंट में, उसका वैल्यू, असेट्स के वैल्यू 50% से कम हो जाता है, वैल्यू ऑफ असेट जो लोन जो आपने दिया है, दे रखा है, उसके वैल्यू से 50% से भी कम हो जाता है, तो वैसे केस में माना जाएगा कि वो डाउटफुल असेट्स है। तो फिर ये सब स्टैंडर्ड DB1, DB2, DB3 का कोई कंडीशन नहीं लेगा, डायरेक्ट वो कहां चला जाएगा, डाउटफुल के कैटेगरी में उसे कैटेगराइज किया जाएगा। अब अगला देखते हैं लॉस असेट्स। लॉस असेट्स क्या होता है, ये कंप्लीटली आपका सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है कि यदि सिक्योरिटी का वैल्यू 10% से कम हो गया तो आपका लॉस एसेट में कैटेगराइज किया जाएगा। हो सकता है कि डायरेक्ट आपका स्टैंडर्ड अकाउंट से लॉस की कैटेगरी में इसे कैटेगराइज किया जाएगा, जब सिक्योरिटी का वैल्यू जितना उसमें आउटस्टैंड कर रहा है आपका आउटस्टैंडिंग, उसके वैल्यू जो है सिक्योरिटी का 10% से भी कम बचा हुआ है, वैसे केस में लॉस कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं है। अब समझिए प्रोविजन नॉर्म्स। प्रोविजन नॉर्म्स क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि जब अकाउंट जो लोन्स दिए जाते हैं तो उसके अगेंस्ट में कुछ प्रोविजंस करके रखे जाते हैं। ठीक है, प्रोविजंस करके क्या रखे जाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि लोन खराब हो सकता है, इसकी संभावना के आधार पे, ठीक है, अलग अलग सेक्टर में प्रोविजंस का रेट को फिक्स किया गया है कि इतना आपको अपने प्रॉफिट से निकाल के रखना है। बैंक को बोला जाता है, गाइडलाइंस है आरबीआई का, कि अपने बैंक के प्रॉफिट से आप निकाल के रखिए कुछ पार्ट को, जो कि आप क्या करेंगे, जब लोन खराब होगा उस समय आप उसे यूज कर सकते हैं, जब, क्योंकि ये पब्लिक का मनी है जो भी है, इसलिए आपका अलग अलग प्रोविजन डिसाइड किया गया है। एनपीए हो जाता है उस समय तो ज्यादा प्रोविजनिंग करना पड़ जाता है, लेकिन एनपीए होने से पहले स्टैंडर्ड अकाउंट में भी प्रोविजनिंग की जाती है। ठीक है, तो कैसे किया जाता है समझिए। यदि फार्म क्रेडिट के लिए दिया है, फार्म क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो 0.25% का प्रोविजनिंग करके रखा जाता है, जो प्रॉफिट से पैसा को साइड किया जाता है। ठीक है, तो किस केस में, फार्म क्रेडिट के लिए दिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, तो 0.25%। एडवांस टू स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए दिया है तो 0.25%, इसमें भी है। लेकिन एडवांस टू कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स के लिए दिया है, कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है कहीं पे, उसके लिए दिया है तो वहां पे 1% है। लेकिन यदि हाउस कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रियल एस्टेट्स में ही दिए हैं, लेकिन रेसिडेंशियल हाउस सेक्टर्स के लिए आप दे रहे हैं, तो उस केस में 0.75% का प्रोविजनिंग किया जाता है। ठीक है, और देखिए ध्यान दीजिए, ऑल अदर लोन्स, अब इसके अलावा जितने लोन्स बच जाते हैं, है ना, एडवांसेज नॉट इंक्लूडेड इन अबव इंक्लूडिंग एडवांस मीडियम इंटरप्राइजेज। एक तो है कि जो आपका इसके अलावा कोई लोन्स बच गए हैं यदि कोई कैटेगरी, तो उसमें, या माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए, अभी हम लोग यहां देखें क्या,
सॉरी माइक्रो नहीं, मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। यहां भी हमने क्या देखा, स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेज के लिए 0.25% है, लेकिन मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए और कोई दूसरा कैटेगरी जो इस ऊपर में जो बताए गए उस कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए 0.4% का प्रोविजनिंग को तय किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया आपको। लेकिन एनपीए के केस में प्रोविजनिंग कितना किया जाता है, ये ध्यान दीजिए। ये तो हो गया अभी जो पढ़ा हमने, स्टैंडर्ड अकाउंट यदि है, जब लोन दिया उस समय आपको कितना प्रोविजनिंग करना होता है। हालांकि ये आप नहीं करते हैं, ब्रांच लेवल पे नहीं होता है, ये आपके हेड ऑफिस लेवल पे होता है, इसलिए ये चीज आप उतने अच्छे से इसको प्रैक्टिकल व्यू में नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ऐसा होता है, प्रोविजनिंग किया जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीए अकाउंट्स। एनपीए जब हो जाता है तो प्रोविजनिंग कितना करना है। सब स्टैंडर्ड, अभी तो सब स्टैंडर्ड तो आप समझ ही चुके हैं कि फर्स्ट 12 मंथ तक जो होता है सब स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन उसमें हो सकता है कि सिक्योर्ड पोर्शन भी कुछ हो और सब स्टैंडर्ड का अनसिक्योर्ड पोर्शन भी हो। सिक्योर्ड पोर्शन मींस जो लोन दिया है कुछ पार्ट तो आपका सिक्योरिटी से कवर हो जा रहा है, जो कोलेटरल लिया आपने या गारंटी जो ली हुई है, लेकिन कुछ पार्ट है जो कवर नहीं हो रहा है। तो यदि आपका कुछ पार्ट कवर हो रहा है तो जितना पार्ट कवर होगा उसके लिए प्रोविजनिंग आपको 15% करना पड़ेगा। जितना आउटस्टैंड है, अभी मान लीजिए 10 लाख का लोन दिया, अभी 5 लाख उसमें आउटस्टैंडिंग है, बैलेंस आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, तो उस 5 लाख का 15% तक प्रोविजनिंग करना पड़ेगा यदि वो सिक्योर्ड पोर्शन है तो। और अनसिक्योर्ड पोर्शन है तब तो 25% का करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है, अदर देन इंफ्रा लोन, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन्स के लिए नहीं है ये, अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है और अनसिक्योर्ड पोर्शंस के लिए, अनसिक्योर्ड पोर्शंस के लिए 20% का प्रोविजनिंग किया जाएगा। ये याद हो जाएगा। अब आगे देखिए, ये तो हमने देख लिया सब स्टैंडर्ड का। डाउटफुल कैटेगरी में यदि बात करें तो डाउटफुल में भी 3 कैटेगरी होता है। तो डीबी1 की बात करिए तो डीबी1 में भी सिक्योर्ड पोर्शन हो सकता है, तो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 25% और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए 100%। डीबी2 की बात करें तो उसमें सिक्योर्ड पोर्शन के लिए 40% और अनसिक्योर्ड पोर्शन के लिए आपका 100%। डीबी3 में आपका सिक्योर्ड पोर्शन हो चाहे सिक्योर्ड पोर्शन नहीं हो, दोनों केस में 100%। और डाउटफुल के केस में भी दोनों केस में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पोर्शन दोनों के लिए क्या होता है, 100% का प्रोविजनिंग किया जाता है। तो ये ध्यान से समझिए। देखिए यहां एक एक्सेलरेटेड करके प्रोविजन किया जाए, एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग भी होता है, अभी अगला स्लाइड में हम देखने वाले हैं। लेकिन नॉर्मल प्रोविजनिंग की यदि बात करें तो ये आपका कैटेगराइजेशन होता है, इसको जरूर याद रखें। अब देखिए एक होता है एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग, नॉर्मल प्रोविजनिंग तो देख लिया। अब एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग क्या होता है कि जब द प्रोविजनिंग इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन्स एक्सपोजर्स ऑफ बैंक्स टू कंपनी हैविंग डायरेक्टर्स हुज नेम्स अपीयर्स मोर देन वंस इन द लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर्स। विलफुल डिफॉल्टर्स के लिस्ट में यदि किसी कंपनी के डायरेक्टर्स का नाम आया है एक बार से ज्यादा, तो उस केस में 5% इन केस ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट्स 5% प्रोविजनिंग की जाएगी। इफ सच अकाउंट्स इज क्लासिफाइड एज एनपीए, और फिर से यदि एनपीए हो जाता है तो इट विल अट्रैक्ट एक्सेलरेटेड प्रोविजनिंग विद द हायर रेट एज कंपेयर टू द नॉर्मल प्रोविजनिंग। तो नॉर्मल प्रोविजनिंग जो अभी देखा हमने उससे हायर रेट पे उसका प्रोविजनिंग किया जाता है, हालांकि उसका रेट को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ये समझ लिया आपने। अब देखिए लास्ट पॉइंट आज का, इन केस ऑफ ईसीजीसी और सीजीटीएमएसई और सच क्रेडिट गारंटेड अकाउंट बिकम्स नॉन परफॉर्मिंग, नो प्रोविजन नीड बी मेड टूवर्ड्स द गारंटेड पोर्शन। गारंटी यदि दिया हुआ है तो उसके लिए आपको एनपीए होने के बाद प्रोविजनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सब ऐसी एजेंसी है जहां से आपको कंफर्म है कि क्या है, अमाउंट आपको मिल जाएंगे जिसकी गारंटी ली हुई है। तो समझ में आ गया पूरी तरह से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे के वीडियो के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। थैंक यू।